अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अभी जो सेकंड वीडियो है आज के लेक्चर की, उसमें हम एथानॉल की मैन्युफैक्चर को पढ़ेंगे। एथानॉल जो है बेसिकली इसका फार्मूला है C2H5OH। और एथानॉल का दूसरा नेम भी आपको पता होना चाहिए, MCQ में अक्सर ये पूछा जाता है। इसको ग्रेन स्पिरिट भी बोला जाता है, ठीक है। और ग्रेन स्पिरिट इसलिए बोला जाता है कि इसको मैन्युफैक्चर किया जा सकता है किससे, फ्रॉम ग्रेन्स। ग्रेन्स से भी, इसको ग्रेन्स कहते हैं दानों को, जौ के दाने, ठीक है। उससे भी इसको बनाया जा सकता है, गंदम की तरह वो होते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको ग्रेन स्पिरिट बोला जाता है, ठीक है जी। अब इसमें ये है कि पाकिस्तान में इसकी मैन्युफैक्चर जो है, ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ एथानॉल इन पाकिस्तान में इसको एक प्रोसेस है जिसको हम क्या कहते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस है, दैट इज नोन एज अ फर्मेंटेशन, ठीक है। फर्मेंटेशन से इसकी मैन्युफैक्चर की जाती है, ठीक है, एथानॉल की इन पाकिस्तान। अब फर्मेंटेशन क्या है? फर्मेंटेशन इज अ बेसिकली बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है जी। और ये बायोकेमिकल प्रोसेस जो है इसको हम कहते हैं कि जिसमें बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व है, बायोलॉजिकल जो है हमारे पास है, इसमें एलिमेंट्स वो इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि इस बायोकेमिकल प्रोसेस में एंजाइम्स काम करते हैं। एंजाइम्स जो है ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स को बोला जाता है। कैटलिस्ट जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बूस्ट अप करने के लिए जो हमारे पास बेसिकली केमिकल होता है उसको कैटलिस्ट बोला जाता है। लेकिन बायो में एंजाइम जो है ये लिविंग कैटलिस्ट इनको बोला जाता है, ठीक है जी। और ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, इन यीस्ट, ठीक है। सर्टेन एंजाइम्स जो कि सेक्रीट होते हैं ये यीस्ट में से, ठीक है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यीस्ट को बोला जाता है जिसमें ये एंजाइम बनते हैं। और यही एंजाइम काम करके रिएक्टेंट्स को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोडक्ट्स में। और इसी वजह से इसको हम बायोकेमिकल प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान में ज़्यादातर जो फर्मेंटेशन की जाती है, या तो वो की जाती है किसकी, मोलेसिस की, ठीक है। और दूसरी चीज़ है स्टार्च, या स्टार्च की हम ज़्यादातर जो है वो फर्मेंटेशन करते हैं, ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले जो है इसके लिए पहली तो बात यह है कि फर्मेंटेशन जो है इसकी हमारे पास कंडीशंस हैं कुछ, ठीक है जी। और वो कंडीशंस को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे, ठीक है, कि कौन सी कंडीशंस हैं जो फर्मेंटेशन के लिए जरूरी हैं, ठीक है। तो वो 4 कंडीशंस हैं जो कि आप याद रखेंगे। फर्स्ट वन जो कंडीशन है इसकी, दैट इज प्रॉपर एरेशन, कि प्रॉपर एयर आप प्रोवाइड करेंगे एंजाइम्स को ताकि वो रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है जी। दूसरी इसकी कंडीशन है ये डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। ये वाली कंडीशन मैं इस टॉपिक के तकरीबन एंड पे बताऊंगा आपको, प्रोसेस के एंड पे बताऊंगा, सॉरी, ठीक है। कि डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन क्यों जरूरी है, कि सॉल्यूशन जिसमें आप रिएक्शन करवा रहे हैं वो डाइल्यूट होना चाहिए। डाइल्यूट वो होता है जिसमें वाटर के कंटेंट्स ज़्यादा हो, सॉल्यूट कम हो, उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। नंबर 3 पे है जी, इसमें ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है जी। और ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है बेसिकली वो तकरीबन 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के राउंड अबाउट होना चाहिए। ना इससे ज़्यादा होना चाहिए, ना इससे कम होना चाहिए, क्योंकि अगर 25 से कम होगा तो रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन सीज कर जाएगा। टेम्परेचर 35 से ज़्यादा हो जाएगा तो एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाते हैं, वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 यहाँ पे ये है कि एब्सेंस होनी चाहिए ऑफ एनी प्रिजर्वेटिव मतलब कि प्रिजर्वेटिव बीच में नहीं होना चाहिए। प्रिजर्वेटिव किसको कहते हैं, जो चीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म को काम ना करने दे या एंजाइम्स को किल कर दे, उसको प्रिजर्वेटिव कहते हैं। तो प्रिजर्वेटिव बीच में मौजूद नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है जी।
अब इससे आगे चलते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं मोलेसिस की, कि मोलेसिस जो है वो रिएक्शन कैसे होगा और मोलेसिस है क्या। ठीक है, पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन इसकी ये है, द रेजिड्यू obtained after crystallization of sugar from concentrated sugarcane juice। मतलब कि आपने रो सुनी होगी जो गन्ने का रस होता है। गन्ने का रस जब शुगर की इंडस्ट्री में लेके जाते हैं तो वहां पे हम चीनी को निकाल लेते हैं चीनी वाले सोल्यूशन से। शुगर केन सोल्यूशन में से जब शुगर को निकाल लेते हैं जूस में से, तो शुगर निकालने के बाद जो रेजिड्यू बचता है क्रिस्टलाइजेशन, आपको पता है चीनी किस तरह बनती है, क्रिस्टलाइजेशन से बनती है। शुगर जो होती है, शुगर को जब हम सेपरेट कर लेते हैं सोल्यूशन में से, जूस में से, तो देन उसमें जो रेजिड्यू बचता है, पीछे पीछे जो गंद मटेरियल, जो बचा कुचा मटेरियल होता है, उसको रेजिड्यू कहते हैं। उस रेजिड्यू को हम क्या कहते हैं, मोलेसिस कहते हैं। ठीक है जी। तो मोलेसिस जो है बेसिकली उसको हम फर्मेंटेशन करवाते हैं उसकी, और फर्मेंटेशन से फिर आगे क्या बन जाता है, एथेनॉल बन जाता है, और यही है मैन्युफैक्चर ऑफ एथेनॉल। ठीक है जी। अब सबसे पहले देखें जरा मोलेसिस का जो फार्मूला है हमारे पास, ठीक है, हम उसके ऊपर डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है जी। मोलेसिस है शुगर वाला सोल्यूशन। ठीक है जी। और शुगर वाला सोल्यूशन क्या होगा, जिसमें शुगर होगी, देखें C12H22 एंड O11 होगा, प्लस उसमें क्या होगा, पानी होगा। ठीक है जी। और ये रिएक्शन होता है यीस्ट की मौजूदगी में। यीस्ट क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और उनमें एंजाइम्स कौन से होंगे, एंजाइम का नाम मैं लिख देता हूं, इनवर्टेज। ठीक है जी। और इससे रिएक्शन से हमारे पास C6H12O6 प्लस C6H12O6 दो ग्लूकोज, दो मतलब के शुगर के मॉलिक्यूल्स आगे, मतलब के सॉरी, जो शुगर ब्रेक होने से जो सक्रोज है जब वो ब्रेक होती है तो उससे दो हमारे पास मॉलिक्यूल बनते हैं। एक उनमें जो मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज का होता है, और दूसरा उनमें मॉलिक्यूल जो होता है दैट इज फ्रुक्टोज। ठीक है। ग्लूकोज आपको पता है कार्बोहाइड्रेट है, फ्रुक्टोज भी कार्बोहाइड्रेट है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। दैट्स व्हाई दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं, और आइसोमर यही होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। सेकंड स्टेप में क्या होता है, मैं ग्लूकोज को मैं लिख रहा हूँ C6H12O6, साथ में लिख देता हूँ जी, ग्लूकोज के ऊपर कौन सा एंजाइम काम करता है, जाइमेज, और वो भी किसमें मौजूद होता है, यीस्ट के अंदर। और फिर इसके ऊपर जब एंजाइम काम करता है तो इससे बनता है 2C2H5OH प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ पे गैस बन के निकल जाती है, और लिक्विड स्टेट में हमें हमारी प्रोडक्ट मिल जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। ये जो हमारे पास मैन्युफैक्चर है कितने स्टेप की है, 2 स्टेप की। फर्स्ट स्टेप में इन्वर्टेज काम करता है, सेकंड स्टेप में जाइमेज काम करता है। तो ये जो फर्मेंटेशन हमने पढ़ी है ये बेसिकली किसकी पढ़ी है, मोलेसिस की पढ़ी है। ठीक है जी। तो मोलेसिस क्या है, चीनी वाला सॉल्यूशन, चीनी जमा पानी, और उसके ऊपर हमने ये एंजाइम डालते हैं, खमीर जिसको यीस्ट कहते हैं, और उससे फिर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है। ग्लूकोज फिर आगे जाइमेज काम करता है, उससे एथेनॉल प्लस कार्बन की डाइऑक्साइड बनती है। इसी तरह आगे चलते हैं जी, सेकंड मैन्युफैक्चर हम यहीं पे पढ़ लेते हैं, और वो किससे है जी, फ्रॉम स्टार्च। ठीक है जी। स्टार्च जो है बेसिकली उसका फार्मूला आपको पता है, स्टार्च का फार्मूला क्या है, C6H10O5N। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। ठीक है जी। अब इसमें देखें जरा, स्टार्च का फार्मूला लिख रहा हूं, C6H10O5N 2 मॉलिक्यूल्स प्लस N वाटर। अब ये रिएक्शन होगा बेसिकली किसकी प्रेजेंस में, यीस्ट की प्रेजेंस में ही। ठीक है। और यहाँ पे एंजाइम काम करता है कौन से वाला, डायास्टेज। डायास्टेज भी उसी तरह ही एंजाइम है। एंजाइम से ज्यादातर उनके एंड का नेम जो होता है एज पे होता है, जैसे ग्लूकोकाइनेज हो गया, इन्वर्टेज जाइमेज वगैरह। अब इसमें स्टार्च का फार्मूला ये है, n टाइम का मतलब है ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। ठीक है। n वाटर साथ होंगे। ठीक है। इस पे डायास्टेज काम करेगा, और इससे n C
12H22O11 बनेंगे, और ये जो शुगर यहाँ पे बनती है दैट इज नोन एज अ माल्टोज शुगर, ठीक है। और माल्टोज शुगर जो है इसको अगले स्टेप में हम लिखेंगे C12H22O11 प्लस इसके साथ हम वाटर लिखेंगे बिल्कुल इसी तरह। ये सक्रोज थी और ये माल्टोज है, ठीक है। हम इसके साथ लिख देते हैं ये सक्रोज शुगर थी, ठीक है, और ये माल्टोज है, ठीक है जी, माल्टोज। और ये आइसोमर हैं दोनों, सक्रोज और माल्टोज आपस में आइसोमर हैं। देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा, ठीक है। इस पे एंजाइम काम करता है जी माल्टेज, ठीक है, और एंजाइम को किसके अंदर मौजूद होगा, यीस्ट में। और इससे दोनों मॉलिक्यूल हमें बनते हैं हमारे पास C6H12O6 के, दोनों ही मॉलिक्यूल किसके बनते हैं, ग्लूकोज के, ठीक है जी। और ग्लूकोज के अगले स्टेप में क्या होगा, C6H12O6, ठीक है जी। इस पे बिल्कुल इसके दूसरे स्टेप की तरह कौन सा एंजाइम काम करेगा, जाइमेज, और वो भी किस में मौजूद होगा, यीस्ट में। और उसी तरह से 2C2H5OH बनेगा प्लस 2CO2। तो अगर आप गौर करें तो स्टार्च के लास्ट 2 स्टेप और इसके दोनों स्टेप बिल्कुल तकरीबन सेम है। फर्क किस चीज का है, इन्वर्टेज का और माल्टेज का। बाकी इधर देखें जाइमेज है, इधर भी जाइमेज है, ग्लूकोज है, इधर भी ग्लूकोज है, बिल्कुल यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है बेसिकली सेम हो रहा है, ठीक है। तो आप ये देखें स्टार्च है या मोलेसिस है, दोनों में तकरीबन रिएक्शन सेम हो रहा है। इधर एक स्टेप की एडिशन है क्योंकि स्टार्च पहले शुगर बनती है और फिर शुगर से आगे हमारे पास ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनते हैं और ग्लूकोज से फिर आगे अल्कोहल बनता है। तो बेसिकली आप देखें स्टार्च है या मोलेसिस है, दोनों में तकरीबन मेथोडोलॉजी क्या आ रही है, सेम आ रही है। अब इसमें ये चीज है कि यहाँ पे इससे आगे शॉर्ट क्वेश्चन बड़े बनते हैं, ठीक है, और वो इसके रिएक्शंस के नीचे पैराग्राफ आप देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और वो देखें वो कहता है जी हम ये सारा काम कर रहे होते हैं किसी भी एक वेसल के अंदर, ठीक है, क्लोज्ड वेसल होती है ये, ठीक है। अब इसमें वो कहता है अल्कोहल जो बनता है तकरीबन 12% तक बनता है और इसको कंसंट्रेट तक करके हम 14% तक रख सकते हैं, और फिर अल्कोहल को हम साथ साथ क्या करते जाते हैं, इसमें से बाहर निकालते जाते हैं। वो कहता है अगर 14% तक बाहर निकालते जाओ तो ठीक है, अगर 14% से एक्सीड कर गया तो इसकी मैक्सिमम लिमिट 14% है, 14% तक अल्कोहल बनेगा तो निकालते जाओ। कहता है कि अगर हम 14% से आगे जाएंगे, कंसंट्रेट करेंगे, तो देन उससे बाद क्या होगा, एंजाइम्स जो होंगे वो डेड होना शुरू हो जाएंगे, या उनको हम क्या कहते हैं, इनएक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि देखो अल्कोहल खुद एक प्रिजर्वेटिव है, अल्कोहल खुद एक प्रिजर्वेटिव है, और साथ ही ये पॉइंट आ जाएगा डिल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, डिल्यूट रखते हैं पानी इसमें बहुत ज्यादा रखते हैं हम, ताकि अल्कोहल 14% से ज्यादा ना हो इसमें, और साथ साथ निकालने का भी मकसद यही कि 14% से पहले पहले निकालते जाए। वो कहता है अगर बियॉन्ड दिस लिमिट चला गया, 14% से ऊपर कंसंट्रेट हो गया, तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी, फिर इसने अपने ही एंजाइम्स को किल करना शुरू कर देना है, क्योंकि ये खुद किलर है एंजाइम्स का। दैट्स व्हाई ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है, तो हम इसको डिल्यूट कर देते हैं, ताकि डिल्यूशन से फिर क्या होगा, डिल्यूशन से ये होगा कि अल्कोहल की क्वांटिटी कम रहेगी, पानी ज्यादा रहेगा। और वो कहता है हम इसमें से अल्कोहल को निकालते जाते हैं, निकालते निकालते हम इसको एक वेसल में स्टोर करते जाते हैं, ठीक है, जहां पे ये 95% अल्कोहल होता है। और वो कहता है 95% अल्कोहल जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। क्या कहते हैं इसको, रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं, ठीक है जी। और वो कहता है कि अगर बीच में साथ जाहिर है पानी वगैरह मौजूद होगा, कहता है अगर हम इसमें बाहर से कैल्शियम ऑक्साइड को ऐड कर दें, ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है, इस वाटर को, कैल्शियम ऑक्साइड का फंक्शन ही होता है कि ये वाटर को अपने अंदर क्या कर लेता है, अब्सॉर्ब कर लेता है, और जब ये वाटर सारा कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर चला जाएगा तो 95% अल्कोहल जो है ये 100% अल्कोहल बन जाता है, और जब ये 100% अल्कोहल बन जाता है तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं, ठीक है जी। तो ये थी बात बच्चों कि बेसिकली हमने पहले 14% तक इसको बनाते रहे अंदर ही, फिर निकालते रहे, 95% तक प्योर कर लिया, 95% डिस्टिल करके लेना किया जाता है इसको अक्सर, ठीक है, डिस्टिलरीज होती हैं हमारे कंट्री में भी हैं ये, ठीक है, अल्कोहल बनाने वाली, अल्कोहल को फिर 95% तक प्योर कर लेते हैं, तो ये क्या कहलाता है फिर, रेक्टिफाइड स्पिरिट। ये भी एक एमसीक्यू है।
और फिर अगर फर्दर हम इसमें चूना डाल दें, चूना कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, ऐड कर दें तो वो पानी को अपने अंदर जज़ब कर लेता है और 95% से इसकी परसेंटेज 100% पे चली जाती है, जिससे इसको क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट अल्कोहल बोला जाता है। ठीक है, अब इसके नीचे ही बच्चों एक शॉर्ट क्वेश्चन है, वो है जी डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल्स। वो भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में भी आ सकता है। देखिए हमारे पास जो अल्कोहल होता है वो है एथानॉल, और उस एथानॉल को बनाने के बाद हम अक्सर इसको जर्मिसाइड के तौर पे यूज करते हैं, आपको चोट वगैरह लग जाए तो जख्म को साफ करने के लिए यूज किया जाता है इसको। ठीक है, तो फिर आप देखते हैं कि बाजार से जब आप खरीदते हैं स्पिरिट की फॉर्म में इसको, तो उसके ऊपर लिखा होता है मिथाइलेटेड स्पिरिट। मिथाइलेटेड स्पिरिट क्या होता है, इसी एथानॉल के अंदर हमने 10% क्या ऐड किया होता है, मेथानॉल। अब मेथानॉल बेसिकली क्यों ऐड किया जाता है, क्योंकि ये पॉइजन है, क्योंकि अक्सर एथानॉल को लोग मतलब नशा वगैरह करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो एथानॉल को पीने से रोकने के लिए हमारे कंट्री में मेथानॉल ऐड किया जाता है, इसको कहते हैं मिथाइलेटेड स्पिरिट। और मेथानॉल क्यों ऐड किया जाता है, क्योंकि पॉइजन है, जो भी पिएगा फिर एक बार ही पिएगा, उसके बाद दोबारा नहीं पिएगा, क्योंकि इससे फिर डेथ वगैरह हो सकती है। उसके बाद मेथानॉल भी ऐड किया जा सकता है, या एसीटोन भी इसकी जगह पे ऐड किया जा सकता है, या एक और चीज है केमिकल जिसको हम क्या कहते हैं, पिरिडीन। एथानॉल, मेथानॉल, एसीटोन या पिरिडीन, इन तीनों में से कोई भी चीज इसमें ऐड की जा सकती है। तो आपको कोई इससे अल्कोहल की नेचर चेंज हो जाती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल एथानॉल है असल, उसमें 10% मेथानॉल डाल के उसकी नेचर तब्दील कर दी जाती है ताकि लोग इसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज ना कर सकें। इसको क्या कहते हैं, डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल्स। उसके बाद एक और नीचे है जी अल्कोहल की अदर प्रेपरेशंस, वो चैप्टर नंबर 10 में पढ़नी थी आप लोगों ने, लेकिन क्योंकि ग्रिग्नर रीजन का टॉपिक आपके कोर्स में नहीं है, इसीलिए आपने अल्कोहल की मैन्युफैक्चर 8वें चैप्टर में एक पढ़ी हुई है, वो नीचे 2 लाइनें पढ़ लीजिएगा इससे। और उसमें लिखा हुआ उसने कि जी अल्कीन में हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करके उसकी एथानॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सल्फोनेशन ऑफ ईथीन आप पढ़ सकते हैं, चैप्टर 8 के अंदर आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, बाकी जो ग्रिग्नर रीजन से अल्कोहल की मैन्युफैक्चर है वो आपके कोर्स में अब नहीं है, क्योंकि स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। वो कहता है अदर मेथड भी अल्कोहल बनाने के, वो 2 लाइनों के अंदर आगे लिखे हुए हैं। तो ये बच्चों आज आपका लेक्चर कंप्लीट है, जिसके अंदर पहले हमने मेथानॉल पढ़ा, फिर हमने उसके बाद एथानॉल पढ़ा, और एथानॉल को फिर डीनेचर किया, और साथ ये भी देखा कि कितने कितने परसेंट इसको हम प्योरीफाई कर सकते हैं। बाकी कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझे ग्रुप में बता दीजिएगा इंशाल्लाह, उसके ऊपर डिस्कशन फर्दर आगे नेक्स्ट लेक्चर में मैं कर लूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।